बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 से हम दो टॉपिक्स पहले से डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने एटम पढ़ा था और दूसरा मॉलिक्यूल पढ़ा था। आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि आयन है। आयन को पढ़ते वक्त हम इसके बारे में 3 से 4 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आयन को डिफाइन करेंगे, यानी मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी। डिफाइन करेंगे हम आयन को। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आयन की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि पेपर में आयन के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आयन का टॉपिक मैं आपको पहले से बता दूंगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है टॉपिक, ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए है। इससे पहले हमने एटम पढ़ा, वो भी आपका टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए था। मॉलिक्यूल पढ़ा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए था। और एक टॉपिक हमने एविडेंस ऑफ एटम पढ़ा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए था। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से अभी तक हमने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कवर नहीं किया। सही है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अब देखिए, आयन की डेफिनेशन हमने लिखनी है सबसे पहले। तो आयन की डेफिनेशन में हम कहेंगे दो स्पीशीज, ये वो स्पीशीज हैं दैट कैरी इधर पॉजिटिव, जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या फिर इन पे चार्ज होगा नेगेटिव। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। इनको हम आयंस कहते हैं। सही है, फिर इसके हम चंद एक एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अब देखिए, एग्जांपल्स में ना आपको दो तरह के लिख के दूंगी। एक वो एग्जांपल्स होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जैसे कि H प्लस, Na प्लस, K प्लस, या फिर ये सब वो आयंस हैं जिन पे +1 यानी +1 चार्ज है। अब हम कुछ वो एग्जांपल्स लिखते हैं जिन पे +2 चार्ज होते हैं, जैसे कि Mg, या फिर कैल्शियम देख लें, या फिर जिंक देख लें, इन सब पे +2 चार्ज होता है। उसके बाद में एक ऐसी एग्जांपल लिखती हूँ जिसपे +3 चार्ज होता है, और ये है एल्यूमिनियम। और इस तरह की और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। सही। फिर कुछ वो आयंस में लिखती हूँ जिन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये भी हम ऐसे ही करेंगे। F-1 वो चार्ज, वो आयन जिसमें -1 चार्ज है, या फिर Br-1, या फिर Cl-1। फिर हम कुछ वो आयंस लिखते हैं जिन पे -2 चार्ज होते हैं, जैसे कि O-2। और फिर एक और एग्जांपल मैं लिखती हूँ जिस पर -3 चार्ज होता है, यानी कि N-3 एंड मैनी मोर। और इसी तरह की और भी बेइंतहा बेशुमार एग्जांपल्स हैं। अब इन एग्जांपल्स को आप ना गौर से देखें। मैंने इनको दो तरह से अलग अलग किया। मैंने कहा, एक तो हम इनके चार्ज की नेचर की बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि इन सब पे पॉजिटिव चार्ज और नीचे वालों सब पे माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। जबकि दूसरी जो डिफरेंशिएशन है वो है नंबर ऑफ चार्जेस की बेसिस पे, कि कुछ ऐसे आयंस हैं जिन पे 1 चार्ज है, कुछ ऐसे हैं जिन पे 2 है, या फिर 3 है। सही, तो इसकी बेसिस पे भी। अब हम लिखते हैं टाइप्स। लेकिन टाइप्स को लिखने से पहले ना हम एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखेंगे, मेरे पास है एक बीकर, और इस बीकर के अंदर मैंने डाला हुआ है पानी। से पानी डाला हुआ है, और इस पानी के अंदर वाटर है। वाटर के अंदर जब मैं NaCl डालती हूँ, यानी सोडियम क्लोराइड डालती हूँ, तो ये यहां जाने के बाद हो जाता है आयोनाइज, और ये दो तरह के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। एक है Na+ और दूसरा है Cl-। और अब ये दोनों जो चार्जेस हैं ये वाटर के अंदर कहीं भी रुके नहीं रहते, यानी ये स्टेशनरी नहीं है, ये मूवमेंट करते हैं। और मूवमेंट भी इनकी रैंडम मूवमेंट है, बेतरतीबी से मूव करते रहते हैं। और इसी वजह से जो आयन वर्ड है उसका मीनिंग बन जाता है गैंग्रल। गैंग्रल का मतलब होता है आवारागर्द। यानी कि ये जो आयंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो रैंडमली मूव करते हैं। सही है, तो ये यहां से हम आयन का मीनिंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
अब मैं यहाँ लिख रही हूँ टाइप्स ऑफ आयंस, और टाइप्स ऑफ आयंस को जब मैं लिखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि आयंस की टाइप्स हैं दो तरह की, और ये हम लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज की नेचर की बेसिस पे। एक जो टाइप है उसको हम कहते होते हैं पॉजिटिव आयंस, और दूसरे टाइप को ऑब्वियसली हम कहेंगे नेगेटिव आयंस। लेकिन पहले हम पॉजिटिव आयंस को डिफाइन करके इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव आयंस ना ऐसे आयंस हैं कि जब हमारे पास एक न्यूट्रल एटम हो, जैसे कि मैं ये एक एटम ड्रॉ करी हूँ और ये एटम है सोडियम एटम। देखिएगा मैं इसके ना जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी उससे आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 हो, यानी कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का 11 हो, तो वो एलिमेंट कौन है? वो एलिमेंट तो सोडियम ही है। तो ये मैंने आपको एक सोडियम का न्यूट्रल एटम लिख के दिया, ये सोडियम है। सही। अब ना जब भी सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, और आगे पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि जब भी किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या फिर 5, 6, 7 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो, वो स्टेबल नहीं होता, यानी कि ये स्टेबल नहीं। और इसको स्टेबल होने के लिए या तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होना चाहिए, या फिर वो हाफ फिल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए कि वो एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अब गौर से देख के बताएं कि इस आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीटली फिल करने के लिए जरूरत है 7 और इलेक्ट्रॉन्स की, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये कंप्लीटली फिल करना चाहता है खुद को तो 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और अगर ये एम्प्टी करना चाहता है खुद को, ये कंप्लीटली फिल के लिए, और अगर ये खुद को एम्प्टी करना चाहता है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देना पड़ेगा। मुझे खुद सोच कर बताएं कि क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स उधार मांगना, गेन करना आसान है, या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देना आसान है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि देना आसान है। तो सोडियम भी बड़ा समझदार है, ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि लॉस करता है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से सोडियम एटम से आयन बन जाता है। और इसके फर्स्ट शेल में तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन थर्ड शेल का क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो शेल भी नहीं रहा। सही। तो यानी कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन को करे, 2 को करे, या फिर 3 को करे, तब वो आयन बनाएगा, और बनने वाला आयन पॉजिटिव आयन होगा। और पॉजिटिव आयंस को केटाइंस भी कहा जाता है। लेकिन अब ना हम इसी कॉन्सेप्ट को आपकी 9th क्लास से रिलेट करते हैं। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़कर आ रहे हैं कि जब भी कोई एटम जिसको एनर्जी दी जाए, और एनर्जी को लेने के बाद ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इस तरह की एनर्जी जो कि इसको दी गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती होती थी। सही है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम ये भी पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी एनर्जी दी जाए और एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। क्योंकि हमने एनर्जी खुद दी ना, तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, हम एनर्जी इनसाइड दे रहे हैं, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहलाएगा। सही है। और इस एनर्जी की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी एटम में से 1 या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो, तो ये आयंस बनाते हैं, और पॉजिटिव आयंस यानी कि केटायंस बनाते हैं। तो फिर देखें, यहां हम लिखते हैं कि पॉजिटिव आयंस को केटायंस भी कहा जाता है। सही है। तो
अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन बनेगी व्हेन एन एटम, जब एक एटम लूज करता है, क्या लूज करता है, वन और मोर देन वन, एक या फिर एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स, केटाइंस या फिर पॉजिटिव आयन, केटाइन या फिर पॉजिटिव आयन लिख लें, केटाइन इज फॉर्म्ड, तो क्या बनता है, केटाइन बनता है। से केटाइन कब बनता है, जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए किसी न्यूट्रल एटम में से। इसकी एग्जांपल्स तो हम वैसे यहाँ लिख चुके हैं, तो आप यहाँ से एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आया हो कि एग्जांपल तो हमें सिर्फ सोडियम की दी गई है और सोडियम का जो आयन बना उसमें तो सिर्फ +1 चार्ज था, जबकि यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी लिखी हैं जिसमें +2 या +3 चार्जेस थे। तो देखें, जब भी आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा +2 चार्ज आ जाएगा, और अगर 2 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो +3 चार्ज आ जाएगा। अब हम लिखते हैं इसकी एग्जांपल, और एग्जाम्पल में मैं ये कहूंगी कि मैंने आपको सोडियम की एग्जाम्पल लिख के दी वहां पर, तो ये सोडियम एटम था, सोडियम एटम में से जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से ये बन गया सोडियम आयन Na+1 बन गया, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल लिख देनी है साथ, और फिर हमने ये कहा कि इसके लॉस के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड थी और उस एनर्जी को हमने आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया, और उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं कि वो कितनी है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल से, तो ये इसकी एनर्जी है किलो जूल पर मोल, 496 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी है। अब देखें, मैंने ये कहा कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, तो जब हम पॉजिटिव आयंस यानी कि टाइम्स की बात करेंगे तो हम ये बात बताएंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो हम यूं लिखेंगे कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड is required energy is required for the loss of इलेक्ट्रॉन्स की जो लॉस है उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, इसी वजह से फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स it is called hence it is called एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इसी वजह से इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। अब इसके बाद जो एक और चीज आपने लिखनी है वो ये है कि जब भी, ये बात ना आप वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए याद रखें कि जब भी हमारे पास एटम होते हैं ना, एटम, ये देख लीजिए सोडियम है कि मैंने एटम लिखा हुआ है, तो सोडियम जब तक एटम था इसके पास प्रोटॉन्स भी 11 थे और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे, सही, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 11 थे। लेकिन जैसे ही ये एटम से आयन में कन्वर्ट हुआ तो क्या यहाँ पे प्रोटॉन्स के साथ कुछ हुआ है, आप कहेंगे नहीं, प्रोटॉन्स के साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो प्रोटॉन्स अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ हुआ है, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए हैं, 10। तो यहाँ से ये बात आपको समझ आएगी कि जब भी एटम से पॉजिटिव आयन बनेगा तो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से। कितनी ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो जाहिर है एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, सही, तो वो डिपेंड करता है। तो अब हम लिखेंगे हमारी सेकेंड टाइप आयन की, जिसको हमने कहा कि वो नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस,
नेगेटिव आयंस, यानी कि इनका नाम क्या होगा, एनाइंस होगा। सही है। अब पहले सबसे इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, हल्का सा एक दो वर्ड्स का चेंज आएगा। तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे व्हेन एन एटम, जब भी कोई एटम, व्हेन एन एटम गेन करता है क्या चीज, व्हेन एन एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर एक से ज्यादा और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन एन एटम गेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स, एनाइन इज फॉर्म्ड। क्या चीज बनती है, एनाइन बनता है, एनाइन इज फॉर्म्ड। अब जो हमारी एनाइन फॉर्मेशन की कहानी है, इसको भी हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम की मदद से। तो देखें मेरे पास है ये एक का एटम, और इस एटम को आप गौर से देखिएगा, आप खुद मुझे बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटम है। मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल हो गए 10, और थर्ड शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं 17। और आपको पता है कि 17 इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरीन में होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो ये मैंने क्लोरीन एटम लिखा। सही। अब जब क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनेगा तो तब क्या होगा, क्लोराइड आयन तब बनेगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रही हूँ आपको, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद अब इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस गौर से देखें कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा चेंज होने से मुराद ये है कि थर्ड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होंगे। थर्ड शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में भी एज इट इज जैसे पहले थे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी, और फर्स्ट शेल में अभी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो चेंज कहां पर आया, चेंज आया थर्ड शेल में। और क्या चेंज आया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बाद ये हो गया क्लोराइड आयन। सही है, क्लोराइड आयन। अब इसी बात को भी अगर हम अपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के साथ रिलेट करने जाएं, तो हमने ये कहा था कि जब भी गैसियस एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हासिल करे और एनर्जी की कुछ मिकदार को रिलीज करे, इमिट करे, इवॉल्व करे, तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने कहा था। सही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और यहाँ पे हमने ये भी बताया कि यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होगी, बल्कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी रिलीज। और एनर्जी के रिलीज होने की वजह से हम इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक तो नहीं कह सकते, फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पता चला हमारी ये जो प्रोसेस है ये किस तरह का है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सही। तो अब हम इन्हीं सारी कहानियों को यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो जाहिर है मैं एग्जाम्पल लिखूंगी, और एग्जाम्पल हम अभी भी रिएक्शन की शक्ल में लिखेंगे। और रिएक्शन की शक्ल में कौन सी एग्जाम्पल लिखेंगे, Cl। तो ये है हमारा क्लोरीन एटम, और इस क्लोरीन एटम ने किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बात गौर से देखिएगा, पहले मेरे पास एटम था, एटम ने दूसरी तरफ जाकर अपने अंदर से निकाला था एक इलेक्ट्रॉन, सही है, जिसकी वजह से इस पे +1 चार्ज है। अब यहाँ क्या हो रहा है, Cl पहले से है लेकिन ये साथ ही एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहे, ले रहे, हासिल कर रहे। और जब ये दूसरी तरफ हम एरो के बाद लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे ये बन गया है क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन बना क्यों, यहाँ पर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और गेन भी कितने इलेक्ट्रॉन्स का, तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हासिल किया। और मैंने बताया कि इस दौरान जो एनर्जी खारिज होगी उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कितनी एनर्जी है जो इवॉल्व होगी, तो वो है -349 किलो जॉल पर मोल।
ठीक है, कि मैंने माइनस साइन जो लगाया ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पर हमने ये बताया था कि जो हमारा पॉजिटिव आयंस के बनने का प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और यहाँ हमने ये बताया कि नेगेटिव आयंस के बनने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो फिर गौर से मेरी बात सुनिएगा कि हर दफा नेगेटिव आयन के बनने का प्रोसेस एक्सो नहीं होता, कभी कभार ये एंडो भी होता है। और एंडो तब होगा जब मैंने यहाँ पर गौर से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाला है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा आयन लिखूं जिसमें गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ना हो बल्कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिखी है, ये देखें, अगर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स करवा दूं तो फिर ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। सही है। और इसी तरह की जो चीजें हैं वो एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। लेकिन पहले हम ये लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि क्या क्या आपको पेपर में पूछे जाते हैं। सही है। तो हम ये कहेंगे एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी, यानी कि खारिज होगी, इमिट होना कहते हैं इसको। ठीक है, एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ऐड किया जाए, शामिल हो जाए, when an electron is added to an isolated atom, एक आइसोलेटेड एटम में, एटम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाए तो एनर्जी होगी इवॉल्व। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसके इवॉल्व होने की वजह से, हेंस दिस प्रोसेस, इसी वजह से हम इस प्रोसेस को एक नाम दे देते हैं, और वो नाम है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस नाम है इसका। सही है, ये नाम। अब देखिए, जब हमने ये बताया था कि जब भी पॉजिटिव आयन बनेगा तो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से। अब आप यहाँ आ जाए, गौर से सुनिए। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर के 17 होने का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 17। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 17 थे तो जाहिर है प्रोटॉन्स भी कितने थे, 17 थे। लेकिन जब क्लोरीन से क्लोराइड आयन बना तो क्या प्रोटॉन मैंने ऐड किए, आगे नहीं। तो फिर मैंने क्या चीज ऐड की, एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सॉरी 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो यानी कि जब भी नेगेटिव आयंस यानी कि कैटायंस बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, प्रोटॉन्स की तादाद कम होगी। सही। अब हम लिखते हैं कुछ वो क्वेश्चंस जो हमारे पेपर के अंदर इस टॉपिक में से आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो नॉर्मली हमें पूछा जाता है और कंपैरेटिवली आसान टॉपिक है, आसान क्वेश्चन है, सबको पता है, वो आता है राइट डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछ लेता है आपसे किस किस चीज का, केटाइन का और एनाइन का, केटाइन एंड एनाइन। ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है नॉर्मली। और इस टॉपिक में से एक जो और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह लें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे वो पूछता है वो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, केटाइन की फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस बात को आप जस्टिफाई करें, प्रोसेस, तो फिर नेक्स्ट लिखेगा जस्टिफाई, इस बात को जस्टिफाई करें, इस बात की वजाहत पेश करें। ये सेकंड क्वेश्चन है। सही। और जो थर्ड क्वेश्चन आपसे वो पूछता है ना, वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, यूनी मतलब एक, वो आयन जिनमें एक नेगेटिव चार्ज हो, इस एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है, वाइल, जबकि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन, जबकि जो दो नेगेटिव आयंस वाले हमारे एनाइंस हैं
उनके बनने का प्रोसेस क्या है, इज एंडोथर्मिक। वो एंडोथर्मिक है, इस बात को भी एक्सप्लेन करें। ये हमसे थर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाता है। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया, ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया, इसका फर्स्ट हाफ पार्ट भी हमने कवर कर लिया। सेकेंड हाफ पार्ट को आप देखिए। अब ये बात ना आप गौर से सुनिएगा मेरी, कि ये मैंने आपको ना क्लोराइड आयन बनाकर दिखाया जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया। लेकिन अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ऑक्सीजन एटम, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम सही है। ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन का एक एटम है, सही है, ऑक्सीजन है ये ओ। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। तो हम पहले एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे और इस पे आ जाएगा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा -1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो हमने खुद ऐड करवाया वो पड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाऊं, ये पहला इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे मैं एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने की कोशिश करूंगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना माइनस चार्ज है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा, उसको अंदर नहीं आने देगा, ऐड नहीं होने देगा। और जब वो ऐड होने नहीं देगा तो हमें इस चीज को जबरदस्ती ऐड करवाना पड़ेगा, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को मुझे खुद एनर्जी लगाकर, फोर्स लगाकर, प्रेशर लगाकर जबरदस्ती अंदर डालना पड़ेगा। और जब मैं जबरदस्ती अंदर डालूंगी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन के टाइम पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसी वजह से यूनी नेगेटिव आयंस जिनको हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती वो खुद एनर्जी निकालते हैं, एक्सोथर्मिक है। जबकि डाई नेगेटिव आयंस जिनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है, सही है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब देखिए एक आखिरी बात जो मैंने आपको समझानी है वो ये है कि हम केटाइंस को केटाइंस और एनाइंस को एनाइंस आखिर क्यों कहते हैं, वजह क्या है। तो उसकी रीजन के लिए ना आप यहाँ से इस डायग्राम को गौर से देख लें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ये मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ एक सेल, ठीक है, ये सेल बना रही हूँ मैं। और सेल्स आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ लिया है कि 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं गैल्वेनिक सेल्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और इनके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम बैटरी से अटैच करते हैं तब जब हमारा सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो मैंने यहाँ बैटरी अटैच की यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक इलेक्ट्रॉन हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होने वाले इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको कैथोड कहा जाता है। जबकि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होने वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसको एनोड कहा जाता है, ठीक है, इसको एनोड कहते हैं। और इस पूरी सेटिंग लगाने के बाद इस बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। नॉर्मली CuSO4 को डालते होते हैं और जैसे ही ये CuSO4 हम अंदर डालेंगे सॉल्यूशन की शक्ल में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आयंस में। एक आयन होगा कॉपर आयन जिस पर +2 चार्ज है, दूसरा आयन होगा SO4 आयन जिस पर -2 चार्ज होता है। इस पर क्या चार्ज है, -2 चार्ज है। अब आपने मुझे गौर से देखकर ये बताना है कि क्या ये जो SO4 -2 चार्ज है क्या ये कैथोड की तरफ जाएगा। तो आप कहेंगे नो मैम, क्योंकि SO4 पे खुद पे माइनस चार्ज है, कैथोड पे भी माइनस चार्ज है, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो ये यहाँ तो नहीं जाएगा बल्कि ये एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनको एनोड अट्रैक्ट करता है, एनोड इनको अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से नेगेटिव चार्जेस वाले आयंस को एनाइंस कहा जाता है। ये एनोड से एन आ गया और क्योंकि ये आयन था तो एनाइंस,
ठीक है। जबकि कॉपर को देखिए, कॉपर पे +2 चार्ज है, क्या ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो आप कहेंगे नो मैम, क्योंकि इसमें खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करेंगे और ये जाएगा किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से इसका नाम बना केटाइन, क्यों? क्योंकि ये खुदाइन था और कैथोड ने अट्रैक्ट किया तो कैट यहां से आ गया और बन गया केटाइंस। तो इसी वजह से पॉजिटिव चार्जेस को केटाइंस जबकि नेगेटिव चार्जेस को एनाइंस कहा जाता है। अब आपके इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एक ऐसी चीज है जो अनडिस्कस्ड है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और वो है पॉली एटॉमिक आयंस। वो आयंस जिनके अंदर एक से या दो से ज्यादा एटम्स होंगे। वो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयंस, उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे, वो बिल्कुल वही चीज है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप देखते रहिए इस चैनल को, और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।